आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 5 से लेकर 8 तक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल का है हमारे पास, संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां स्मॉल n एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, यानी क्या करना है, हमें 4 टू द पावर n पर विचार करना है और हमें यह जांच करना है कि यह जो n का जो कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n जो है वो क्या हो, शून्य पर समाप्त हो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसे ही 20 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसे ही 50 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसे ही 70 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसे ही 120 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसे ही 500 शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इन पर कुछ विचार कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है और वैसे ही क्या कर देंगे, इसका हम लोग तर्क दे देंगे। ठीक है, तो खैर तर्क देना है यहाँ पर। ठीक है, तो चेक करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 5 मिलेगा, और इससे गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 पर 2 घात लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 2 बार है, और गुणे 5। ऐसे ही 50 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी क्या मिल रहा है, 2 गुणे 5 पर 2 घात लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 70 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35 दूनी 70। ठीक है, ऐसे ही 120 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 60 बार में कटेगा, फिर 2 से 30 बार में कटेगा, फिर 2 से 15 बार में कटेगा, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ये लिख सकते हैं, 2 पर 3 घात और गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो ये कितना होगा, यह 2 गुणे कितना होगा 100, यानी कि फिर 2 से कट रहा है कितने बार में, 50 बार में, फिर 2 से कट रहा है 25 बार में, और फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कि कितना हो रहा है ये, 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 2 घात। ठीक है, तो 8 और 25 बटे 5 पचे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। ओहो, कहीं गलत हुआ ये, 5 पचे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, ये गलत हुआ है कहीं, इसको दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 2 से कट रहा है कितने बार में, 2 से कट रहा है 250 बार में, सॉरी यही गलती हुई थी, 2 से 250 बार में कट रहा है, फिर 2 से कटाएंगे 125 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 25 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 पर 2 घात गुणे 5 पर 3 घात, तो 125 को खैर आ जा रहा है 500। ठीक है, अब देखिए इन सब में कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 0 हो रहा है, उनके अभाज्य गुणनखंड यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसमें क्या मिल रहा है, 2 into 5 सब में मिल रहा है। चेक कर लीजिए, 2 into 5 सब में मिल रहा है, सब में 2 into 5 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 into 5 अंक क्या होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 4 टू द पावर n जो है वो क्या शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या मिलेगा, 4 टू द पावर n का 4 को हम लोग कर सकते हैं 2 into 2 टू द पावर n, यानी क्या मिल रहा है हमें, 2 टू द पावर 2 टू द होल पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। ठीक है, तो क्या यहाँ 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर n का कोई ऐसा मान है जिस पर क्या हो जाए, यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n क्या हो, शून्य पर समाप्त हो। तो इसके लिए हम लोग नीचे कुछ रीजन दे सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त
होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 into 5 अवश्य रूप से होना चाहिए, अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 4 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 यानी नंबर 5 नहीं है, अतः 4 to the power n किसी भी प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यानी कि हमें चेक करना है कि 4 to the power n जो दिया गया है वो किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए क्या हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करना है हमें। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है। तो जैसे हम लोग मान लिए हैं, ऐसी कुछ संख्याएं मान ली हैं जिसका इकाई अंक क्या था, 0 था, यानी कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कुछ मान लिए हम लोग। ठीक है, 10 ले लिए, 20 ले लिए, 50 ले लिए, 70 ले लिए, 120 ले लिए और 500 ले लिए। ठीक है, अब एक इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो इसका ये मिला है, इसका ये मिला है, इसका ये और इसका ये और इसका ये मिला है। ठीक है, तो इनमें कुछ हमें कॉमन मिल रहा था, यानी कि 2 into 5 सब में मिल रहा था, सब में 2 into 5 था, सब में यानी कि 2 into 5 था, यानी कि सारे जो संख्याएं 3 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक 2 था और कम से कम एक 5 था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम लोग कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 into 5 संख्या आनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, हम लोग 4 to the power n को जांच कर लिए हैं। तो 4 to the power n का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या मिला हमें, 2 into 2 मिला है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया है, यानी कि 2 to the power 2n मिल गया है। लेकिन यहाँ पर तो संख्या 5 है ही नहीं, यहाँ पर संख्या 5 है नहीं, यहाँ पर तो 2 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 5 तो है ही नहीं। तो क्या ये कह सकते हैं कि 4 to the power n जो है वो किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या 0 पर समाप्त होगी, तो नहीं, यह हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लिखे है कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 into 5 अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 4 to the power n जो दिया हमारे पास प्रश्न में, लेकिन 4 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः 4 to the power n किसी भी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें के 6th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6th एग्जाम्पल कह रहे हैं हमारे पास कि संख्याओं 6 और 20 यानी कि 6 and 20 के अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विधियन की मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है हमें, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इसके हल में हम लोग सबसे पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले 6 का निकालते हैं, 6 2 से कितने बार कट रहा है, 3 बार में, और 3 से तो 1 बार में। ऐसे ही 20 का निकाल लेते हैं, तो 20 2 से कितने बार कट रहा है, 10 बार में, फिर 10 2 से 5 बार में, और 5 5 से 1 बार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हम 6 को लिख सकते हैं, क्या 2 गुणे 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 कर सकते हैं हम लोग 2 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर
गुणे 5 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 6, 20 का इज इक्वल टू क्या होगा, HCF किसे लेते हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट पावर कॉमन करना है। इनकी हाईएस्ट पावर कॉमन करने का अर्थ क्या है कि इन दोनों में कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो 2 को हम लोग ले सकते हैं। क्या 3 भी दोनों में कॉमन है, नहीं, तो यही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का ये HCF हो जाएगा। अब LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या करते हैं, पहले हम लोग LCM में जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं। 2 लिख लिए, 2 क्या दोनों में कॉमन है। अब चेक करते हैं जो संख्याएं बची हैं उनको उतार लेंगे। तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है, इसको उतार लेंगे। यहाँ क्या बचा है, यहाँ 2 एक बार कॉमन लिए थे और एक बार और 2 बच रहा है और 5 भी बचा है, ये हमारा LCM हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, पहले जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 दोनों में कॉमन है, इसको उतार लिए हैं। फिर यहाँ क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ 2 तो कॉमन कर चुके हैं, एक 2 बचा है, उसको उतार लिए, फिर 5 को उतार लिए, और ये हमारा LCM हो गया। तो क्या करते हैं, सबका आपस में गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 क्या है 30 और 30 दूनी 60, तो ये LCM हो गया। तो ये LCM हो गया और यह HCF हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें के 7th एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7th एग्जाम्पल कर रहे हैं हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इन क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले HCF ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, इनका हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले करते हैं हम लोग, सबसे पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं, पहले हम लोग 96 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कितना वन कट रहा है, 2 चौको 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से कितना वन कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 बार में कट रहा है, फिर 2 से 3 बार में कट रहा है, फिर 3 से 1 बार में कट रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 404, 2 से कितने बार कट रहा है, 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है कितने बार में, 101 बार में, और 101 क्या है, 101 अभाज्य संख्या है, यानी यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यह खुद से ही कटेगा। तो 101 से 101 कितने बार कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो इसलिए 96 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 कितने बार है, तो 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 404 इज इक्वल टू कितना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 101। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 बार आ रहा है, तो क्या हम 2 पर 5 घात नहीं कर सकते हैं और इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 101। ठीक है, अभी करते हैं इन दोनों का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो दोनों का HCF, इसलिए HCF ऑफ किसका 96 एंड 404 का कितना होगा, तो क्या करते हैं HCF में हम लोग अधिकतम संख्या, अधिकतम घात वाली संख्या करते हैं, दोनों में कॉमन करते हैं, अधिकतम घात वाली संख्या दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो अधिकतम घात कितना है, 2 पर 2 यहाँ भी है, 2 पर 2 यहाँ भी है, तो उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो छोड़ देंगे। और 2 पर 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 पर 2 का मतलब क्या होता है, 2 पर 2 का मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 मतलब 4, और ये हमारा इन दोनों का HCF हो गया। अब ये करना है हमें दोनों का, इन दोनों का LCM निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ किनारे लिख देते हैं। फार्मूला होता है LCM इज इक्वल टू होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्या गुणनफल, बट्टे में क्या होता है तो HCF होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, LCM, यानी LCM ऑफ किसका, तो 96 कामा 404 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है ऊपर दो संख्याओं का गुणनफल, तो यही ना संख्याएं दी गई हैं, क्या करेंगे इनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 इंटू 404 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में HCF होता है, ठीक है, अपॉन में HCF। तो HCF क्या निकला है हमारे पास, तो HCF 4 निकला है, तो अपॉन में 4 कर देते हैं। 4 से ये कितने बार कट रहा है, 4 से ये कितना बार कट रहा है, तो 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4, यानी कितना मिल रहा है हमें 96 इंटू 101। अब इसका मल्टीप्लाई करें लंबा होगा, छोटे में करते हैं इसको, तो क्या इसको हम 96 इंटू इस पूरे को 100 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, अवश्य कर सकते हैं। अब यहाँ से इजीली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 का 100 में करेंगे कितना होगा, तो 96 100 होगा, और प्लस में 96 का 1 में करेंगे तो 96, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 96 96, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें के 8th एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 8th एग्जाम्पल लेकर हमारे पास संख्या 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है हमें 6 72 एंड 120 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंडन मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले इन संख्याओं का पहले हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 6 का निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से कितने बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है, फिर ये 3 से 1 बार में कट रहा है। ऐसे ही हम लोग 72 का निकाल लेते हैं। 72 2 से कितने बार कट रहा है 2 3 जा 6 और 1 बचा यानी कि 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट रहा है 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर ये 2 से कट रहा है कितने बार में 2 9 जा 18, और फिर 3 से कट रहा है 3 बार में और 3 से कट रहा है 1 बार में। ऐसे क्या करते हैं हम लोग 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से 6 बार में नहीं 0, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं इनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिएगा 6 यानी कि 6 बराबर क्या होगा 2 गुणे 3 होगा। ऐसे ही 72 बराबर क्या होगा, तो यह होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही अगला क्या हमारे पास 120 बराबर क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग 2 3 बार आ रहा है तो क्या 2 पर 3 घात कर सकते हैं, और यहाँ 3 2 बार आ रहा है तो क्या 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। खैर यहाँ पर 2 3 बार आ रहा है तो क्या 2 पर 3 घात कर सकते हैं, और इंटू में क्या है 3 इंटू 5 छोड़ देंगे ऐसे ही। अब क्या करते हैं इन सब संख्याओं का हम लोग HCF वाले निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर HCF ऑफ किसका 6 72 120 इज इक्वल टू, सब में कॉमन क्या है, तो सब में हम लोग क्या करना होता है सब में से हमें अधिकतम घात वाली संख्या लेना होता है। तो सब में से अधिकतम घात वाली संख्या क्या है, तो 2 सब में दिख रहा है तो 2 को पहले ले लेते हैं, फिर 3 भी सब में दिख रहा है 3 को भी ले लेते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा 6। अब इन लोग का HCF निकाल लेते हैं। LCM निकालते हैं सबका। तो 6 72 120 इज इक्वल टू, इन सबका LCM क्या होगा, तो क्या करते हैं पहले सब में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। सब में पहले 2 कॉमन है तो पहले 2 को लिख लेते हैं, इंटू 3 भी सब में कॉमन है तो 3 को क्या करते हैं लिख लेते हैं, इंटू में अब जो संख्याएं बचती है उनको लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में कौन बच रहा है, तो 2 अभी 2 पर 2 बच रहा है, और यहाँ पर 2 पर 2 बच रहा है। हाँ इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 2 पर 2 दोनों में कॉमन था, हाँ लिख लिए। फिर 3 बच रहा है 3 को लिख लेंगे, और इंटू में एक 5 बच रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए ये सब में कॉमन था, और ये 2 पर 2 इन दोनों में कॉमन था, फिर 3 यहाँ बचा था और 5 यहाँ बचा तो उतार लिए। इन सब क्या करेंगे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, और 15 चौक को 2 पर 2 का मतलब 4, 15 चौक को 60,
और 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 36 18 यानी कि 180, और 180 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 180 दूनी 36 यानी कि 360, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 3 15 बटे 120 और 120 का सॉरी 3 5 15 15 चौको 60 और 60 यानी 36 18 यानी 180 180 दूनी 360, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है।